हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, यूपी टेट 2023 को टारगेट करते हुए आज से आपकी यूपी टेट क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसमें आपकी जो पहली क्लास है वो ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की है, जिसमें आपके क्लास 1 to 5 में जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन के आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ईवीएस के भी क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट हैं लाइक हिंदी है, आपका एसएसटी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। आज पहली क्लास हमारी ईवीएस की है, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चंस रहेंगे और आसान भाषा में इनको हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेंगी। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहते हैं? देखिए, पहली बात तो जो ध्रुव तारा है इसको इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल स्टार कहा जाता है। ठीक है, अब ध्रुव तारा कहते किसको हैं? जो पूर्वी तारा है होता है उसको कहते हैं, दक्षिणी तारे को कहते हैं, उत्तरी तारे को कहते हैं, या फिर पश्चिमी तारे को कहते हैं। जो पोल स्टार होता है हमारा वो किस दिशा में होता है? पोल स्टार हमारा उत्तर दिशा में होता है। जब उत्तर दिशा में होता है तो इसको हम उत्तरी तारे को कहते हैं। इसको उत्तरी तारे को हम पोल स्टार कहते हैं। ये आसमान में कहाँ होता है? उत्तर दिशा में होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो देखने में है ना, बहुत चमकता हुआ तारा नजर आता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। प्राचीन समय में क्या होता था कि इसका प्रयोग जो है दिशा ज्ञात करने में किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसको दिशा सूर्य सूचक नाम भी दिया गया था। ठीक है, तो बात आपकी क्लियर हुई। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? 1981 ईस्वी में, 1973, 1972 या फिर 1985 ईस्वी में? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ हुआ था डिफरेंट, वो आपका 1973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? क्या इसके पीछे कारण था? तो जो बाघ हैं, बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही थी। ठीक है, तो बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, यानी कि बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। अच्छा, ये इसकी शुरुआत हुई कहां थी? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, बात क्लियर हो रही? सिंपल सा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आसान डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर गुजरात में है? तो जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है डियर फ्रेंड, ये भारत के, हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अच्छा, अगर पूछ ले कि कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना जो है वो आपकी 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, या फिर 13 नवंबर 1949 को? जब तक हम क्वेश्चन को रीड करें आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि 30 में से आउट ऑफ 30 आपने कितने सही किए। ठीक है, तो इसमें संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन बी यहां पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, कब इसको पास किया गया? कब जो है कि इसको पारित किया गया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, 1962 ईस्वी में, 1960 में, या फिर 1975 ईस्वी में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये हमारा
1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, अच्छा क्यों अब इसमें किस बात का इंक्लूड है, मतलब क्या मेंशन है इसमें? तो इस अधिनियम में जो अवैध शिकार हो रहे थे, जो व्यापार हो रहा था, उसको रोकने के लिए जुर्माना और दंड का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में जो पारित हुआ, उसमें अवैध शिकार व्यापार उसको रोकने के लिए भी जुर्माने और दंड की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से? तो मौलिक कर्तव्य हमारे यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब होता है रूस से लिए गए हैं। कहां से? मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। अगर यहां पे होता मौलिक अधिकार तो हम यूएसए के साथ चले जाते, यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एलपीजी। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के संदर्भ में क्या असत्य है? इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो इसके बारे में गलत है, 3 सही है। देखिए, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये तो बात इसके बारे में सही है, यानी कि ये तो ट्रू है ऑप्शन। ठीक है, उच्च ऊष्मीय मान यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी ऑप्शन इसका सही है। ये एक स्वच्छ ईंधन है, बात ये भी सही है। अब यहाँ पे मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, जी नहीं, एलपीजी मीथेन गैस को उत्सर्जित नहीं करता है। ये ऑप्शन जो है वो इसके बारे में असत्य है, गलत है, इसीलिए ये सही है क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है। ठीक है, और तो एलपीजी जो है ये एक प्राकृतिक गैस है, एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, ये मुख्यतः जो है कि प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और यही जो गैस होती है इसमें, ये हमारे सिलेंडरों में भर करके और घर में यूज की जाती है। ये एक साफ स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जित ये नहीं करता है। क्वेश्चन इज पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। उत्पादक और उपभोक्ता, क्या ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं? जैविक और अजैविक पदार्थ, पौधे और जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हमारे कौन है? जैविक और अजैविक पदार्थ। कौन है? जैविक और अजैविक पदार्थ, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें जैविक घटक की, तो जैविक घटक जो है, इस घटक में सभी जीवधारियों को शामिल किया जाता है और इसको 3 भागों में बांटा जाता है जैविक को। इसमें आपका जैसे उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक हो गए। और जो अजैविक पदार्थ है, इस एक बात को ध्यान रखिएगा, जो जैविक घटक हैं इसमें जो है कि सभी जीवधारी शामिल होते हैं। जो अजैविक घटक हैं इसमें निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, वो अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक हमारे जैविक और अजैविक दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम क्या होता है? जो अभी हमने पीछे पढ़ा पारिस्थितिक तंत्र, यही हमारा इकोसिस्टम होता है। अच्छा, ये पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? एक बार इसकी भी डेफिनेशन सुन लीजिए। देखिए, पौधे, जीव जंतु और भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिसमें आपके पौधे भी आते हों, जीव जंतु भी आते हों, और आपका जो भौतिक पर्यावरण है वो सारा मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र बनता है। अब इकोसिस्टम शब्द की अगर बात करें तो इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम अंग्रेज पारिस्थितिकविद जो एजी टॉन्सले हैं उन्होंने किया था। किसने? डॉक्टर एजी। इतना ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में, किसमें? इकोलॉजी में किया था। ठीक है, इसीलिए एजी टॉन्सले को पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। इकोसिस्टम के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? एजी टॉन्सले जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, सबसे नीचे है, वो कौन है? आपका मध्यमंडल, मीसोस्फेयर। देखिए, इनकी इंग्लिश भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में केवल मीसोस्फेयर लिख कर दे देगा, ट्रोपोस्फेयर लिख करके दे देगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं पता होगी तो फिर आप इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है कौन सा है? वो आपका क्षोभ मंडल है।
जिसको हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो नीचे धरती की सतह से 18 किलोमीटर ऊपर तक है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ही सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे आपका बादल हो गया, आंधी हो गई, बारिश हो गई, ये सब हमारा क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के सबसे पास कौन है? क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है वो कब जो है पास किया गया था भारतीय संसद के द्वारा? 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972 या फिर 11 दिसंबर 2002 को। डियर फ्रेंड, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी जो एक्ट है ये हमारा 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। जैविक विविधता कहें या जैव विविधता किस सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, पर्यावरण को बचाने में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा उपज हो सके, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या फिर जैविक खेती? तो देखिए, अगर पर्यावरण को बचाना है तो उसमें सबसे बेहतर खेती जो मानी जाती है वो आपकी जैविक खेती मानी जाती है। कौन सी खेती? जैविक खेती जो है ये जो है पर्यावरण को बचाने में सहायक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि भारत का ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जो जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य माना जाता है भारत में, तो ये ध्यान रखिएगा जो सिक्किम है हमारा, सिक्किम जो राज्य, सॉरी जो सिक्किम राज्य है, कौन सा राज्य? सिक्किम। सिक्किम जो है ये जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन डी यहां पे आपका राइट हो जाता है। अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे? एसिड रेन इज कंसर्न्ड विद प्रेजेंस ऑफ, किससे संबंधित है? एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या फिर बोरिक अम्ल से, एसिड से? तो जो अम्लीय वर्षा है ये सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, अगर ये बारिश के पानी में घुल जाए, कौन? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, अगर ये बारिश के पानी में घुल जाती है तो बारिश का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा जो है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर आपसे अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5 से कम माना जाता है, 5 से कम होता है। ठीक है, हमारा जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5 से कम होता है। किससे संबंधित है? सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है WWF से क्या आशय है? इसका क्या मतलब है? WWW स्टैंड्स फॉर, क्या इसका मतलब है? तो WWF से आशय है हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है? WW का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अगर पूछ ले WWF की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना प्यारे दोस्तों 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। नोट कर लीजिएगा, WWF की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। अगर पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वो हमारा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो जाइंट पांडा माना जाता है, या है जाइंट पांडा है, सॉरी माना नहीं जाता है, ज्वाइंट पांडा है। ठीक है, किसका? WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो ज्वाइंट पांडा है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना है वो 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। क्या है इसका काम? तो ये प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है और इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को भी पूरा करने का काम करती है WWF। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, कहाँ है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में है या फिर उत्तराखंड में है? तो फूलों की जो घाटी है
वो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले उत्तराखंड के किस जिले में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। देखिए एक क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, यही होती है डीप स्टडी। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आप तैयार करके जाएं। फूलों की घाटी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? ये आपकी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये आपकी जो है चमोली जिला में स्थित है, चमोली जिला है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। और फूलों की घाटी को विश्व संगठन के द्वारा 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कब? 1982 में। क्या घोषित किया गया है इसको? विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? जागृत का मतलब जगा हुआ नहीं, जागृत का मतलब एक्टिव। जागृत का मतलब क्या है? एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, कोटोपैक्सी इज एन एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है ये? एंडीज में स्थित है, हवाई में स्थित है, सिसिली में स्थित है, या फिर रॉकीज में स्थित है। कोटोपैक्सी क्या है? एक जागृत ज्वालामुखी है, एक एक्टिव वोल्केनो है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत में, कहाँ? एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है उसके इक्वाडोर देश में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? इसकी ऊंचाई जो है 19,613 फीट है। कितनी है? जो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, इसकी ये कहाँ स्थित है? एंडीज में। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के इक्वाडोर देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। बात क्लियर हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्रा के नाम से, यमुना के नाम से, गंगा के नाम से, या फिर सिंधु के नाम से? तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? पहली बात तो ये समझिए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होता क्या है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये एक पर्वतमाला है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो एक पर्वतमाला है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख पर्वतमाला मानी जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये एक पर्वतमाला है जो ऑस्ट्रेलिया में जो है पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख पर्वतमाला है कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सिंपल सा क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? टैगा कहते हैं, टुंड्रा कहते हैं, मीडोज कहते हैं, या फिर स्टॉपीज कहते हैं? दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को स्टॉपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉपीज कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है दक्षिण अमेरिका की, कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? माउंट कोटोपैक्सी है, या आपकी माउंट एटना है, माउंट अंकोकागुआ है, या माउंट किलिमंजारो है? दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट अंकोकागुआ है। कौन? माउंट अंकोकागुआ। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगर आपसे पूछ ले माउंट अंकोकागुआ की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 6,960 मीटर है। कितनी है? 9,660 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये क्वेश्चन आपका जो है वो कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपका 28 नवंबर 2021 को पूछा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, हाइड्रा में, जेलीफिश में पाया जाता है, या फिर साइकॉन में पाया जाता है? देखिए क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो जो क्लोरोफिल है हमारा वो यूग्लिना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। इसकी इंटरेस्टेड बात ये सुनिए कि यूग्लिना जो है वो क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है। कैसा है ये? हरा प्रोटोजोआ है जिसे जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। क्या? जंतुओं और पादपों के बीच संयोजक कड़ी किसको मानते हैं? यूग्लिना को मानते हैं। ये जो जंतु है हमारा, ये सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ये स्वयंपोषी होता है, और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये विषमपोषी हो जाता है।
यही कारण है इसका अध्ययन हम जंतु और पौधे दोनों में करते हैं। किसका अध्ययन हम जंतु और पौधे दोनों में करते हैं? यूग्लिना का जो अध्ययन है वो हम जंतु और पौधे दोनों में करते हैं। ठीक है, ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है, सारस क्रेन जो है यह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, तो फिर मोर क्या है? मोर जो है ये भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे भारत का अगर पूछ ले तो मोर, उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो सारस क्रेन हो जाएगा। ठीक है, गौरैया से जुड़ा आपको एक गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस हमारा 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछ ले विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर जो है ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथार्मोन। क्या पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, या फिर थायरॉक्सिन करता है, प्रोलैक्टिन करता है, या सीमेटोट्रोपिन करता है? तो जो पैराथार्मोन हार्मोन है, कौन सा? पैराथार्मोन जो हार्मोन है ये रक्त में, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को नियमित रखता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किलोमीटर में मापते हैं कि ओजोन परत की कितनी मोटाई है, या डॉप्सन इकाई में मापते हैं, या फिर फैदम में, या फिर प्रकाश वर्ष में? ओजोन परत की जो मोटाई है डिफरेंट, वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? एगेरिकस, क्या ये खाने योग्य कवक है, या पॉक्सीनिया, म्यूकर, या फिर जो है कि ये राइजोपस लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है? राइजोपस लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइजोपस है। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट वन ऑप्शन है, खाने योग्य कवक पूछ रहा है, तो खाने योग्य कवक आपका एगेरिकस है। जो एगेरिकस है डियर फ्रेंड, ये मशरूम की ही एक प्रजाति है, और मशरूम को हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, और एगेरिकस जो है यह भी मशरूम की ही एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 26 है मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कई क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। देखिए, मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मैंग्रोव पौधे हैं वो सुंदर वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदर वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो या तो खारे पानी में, या फिर जो आधा खारा पानी हो, लगभग खारा होना चाहिए, ऐसे खारे पानी में ये पाए जाते हैं। कौन? मैंग्रोव पौधे कैसे पानी में पाए जाते हैं? खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है या उससे जुड़ी होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है, वहां पे मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 27 इज 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी केत्र कर्वे ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन बी आपका इसमें राइट है, डी के कर्वे ने की थी। ठीक है, आगे ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ से, किससे? भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन 29 कहता है नासिक में, कहाँ? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला का आयोजन होता है वो आपका गोदावरी, कहाँ? गोदावरी नदी के तट पर होता है। कुंभ मेला भारतवर्ष में हमारे कितनी बार, कहाँ? 4 स्थानों पर होता है। एक तो प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम तट पर, और उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है, शिप्रा नदी के तट पर होता है, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है
और आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जहां जहां हो सके शेयर कीजिएगा। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है, संध्या क्या था? व्हाट वाज संध्या? एक भजन था, एक अखबार था, एक राजनीतिक दल था या एक धार्मिक संस्था थी? डियर फ्रेंड, संध्या जो था वो हमारा एक अखबार था। संध्या एक अखबार था जो बंगला भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था। ये अखबार जो था वो बंगाल विभाजन के दौरान 1906 ईस्वी में ब्रह्मबांधव उपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।